BSc second year, Zoology paper first, Life and Diversity of Animals, part second, Vertebrates, जिसके लिए हमने कल चर्चा कर ली थी। हमारा जो यूनिट है जीजीटीयू के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने जो सिलेबस देखा उसमें से हमारा जो एजेंडा था या टॉपिक जो था एम्फीबिया क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, एक बात पहले बता दें आपको स्टार्ट करने से पहले कि जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, बेसिकली हमें बीएससी में जो वर्टिब्रेट्स का पेपर है हमारा, उसमें तो पढ़ना ही है, साथ में नीट के लिए जो डॉक्टरी एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हैं, रीट है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो बायोलॉजी का सिलेबस है हमारा, उसमें ये एक पार्ट आता है जिसमें आपको लिविंग या जो आपकी क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन है, उसमें इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उभयचर के वर्गीकरण के बारे में या एम्फीबिया क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें उसके एक तो सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स की बात करनी है और हमें उसमें किस प्रकार से उसको गण या ऑर्डर तक बांटा है उसके बारे में हमें देखना है। तो आइए हम सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन देखें। एम्फीबिया क्लासिफिकेशन, उभयचर का वर्गीकरण। पहले हम इसके बारे में जानें कि एम्फीबिया क्या है। क्लास थर्ड से स्टार्ट होता है हमारा इन्वायरमेंट, और जब हम स्टडी करते हैं, छोटे बच्चे हैं तब से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि उभयचर क्या है, और आपने देखा है कि उभयचर या एम्फीबियंस के बारे में हम हमारे जो दैनिक जीवन है इसके रूबरू हम बचपन से होते हुए आ रहे हैं कि पानी जैसे ही आता है और मेंढक टर 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 करके बोलते हैं, तो ये क्या है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, पर उसको हमने विषय से नहीं जोड़ा और किस प्रकार से हम उसको देखना चाहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखें कि एम्फीबिया या उभयचर कहां से आया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, कोडेटा। कोडेटा आपका फाइलम है। ये कहां से आया? तो आपने फर्स्ट ईयर में जब बीएससी फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया और आपने वहां पर लाइफ एंड डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट इनवर्टिब्रेट का जो पेपर पढ़ा, उसमें आपने 11/9 से 10 जो फाइला देखे हैं आपने, और 11वें नंबर का जो फाइला है हमारा प्रोटोजोआ से लेकर अंतिम आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कोडेटा अंतिम फाइला है जिसके अंदर वो प्राणी आए हैं जो सबसे बुद्धिमान जीव है, जो कि हम 2 पैर पे खड़े हैं, 2 हाथ हैं और बुद्धिमत्ता के रूप में हमारे पास मस्तिष्क है। दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी हम, ठीक है। ये कहां से आए? तो उससे पहले हमारे जो पूर्वज आए हैं उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो कोडेटा है आपका फाइलम है, कोडेटा से सब फाइलम जो इसका है वो है आपका वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेटा क्या है? जीन एनिमल, आकार निश्चित हो और उसमें वर्टिब्री कॉलम या रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड पाई जाए, जिससे हम उस एनिमल की आकार और आकृति से पहचाना जा सके, वो इसके अंदर आता है वर्टिब्रेट में। तो ये हमारा सब फाइला है। इसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। इसके 2 डिवीजन है। पहला है एगनेथा
और दूसरा है आपका नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की बात करें हम तो एग्नेथा में हमारे पास साइक्लोस्टॉम्स और ऑस्ट्रिकोडम्स जो विलुप्त हो चुकी मछलियां हैं वो सारी इसमें हमारे पास एग्नेथा में आती है। और इसका एक ही लिविंग फॉसिल है जो साइक्लोस्टॉम्स में हम पढ़ते हैं मिक्साइन या लैप्रे के बारे में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइडेड किया है। पहली है पाइपीस और दूसरी है आपकी टेट्रापोडा। पाइपीस सुपर क्लास में जितने भी प्रकार की मछलियां हैं उनको हम वर्गीकरण या क्लासिफाई करते हैं, और टेट्रापोडा के अंदर हम एम्फीबिया, रेप्टाइल, एफ एंड मैमल टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर हमें एम्फीबिया पढ़ना है, रेप्टाइल, एफ और मैमल्स। तो आप देख रहे हैं ये एम्फीबिया है, वो कहां से आया? तो ये एम्फीबिया हमारा यहां से आया है। तो चर्चा करें अब हम एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया एक ग्रीक वर्ड है जिसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, और जैसे ही बांटते हैं तो उसका अर्थ हमारे पास आ जाता है। एम्फीज का मतलब होता है डबल या बोथ, और बायस का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे जीव जो दो प्रकार की जगह पर अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स अब ये कहां कहां पर होंगे आपके? तो एक तो होता है ये जलीय और दूसरा होता है ये स्थलीय, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये ऐसा क्यों हुआ कि सरीसृप और जो फिश थी, इन दोनों के बीच की ऐसी योजक कड़ियां यहां उत्पन्न हुई होगी, जिसके कारण पानी से उतरकर या पानी से चढ़कर ये जीव कहां स्थल की ओर आएंगे। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं इस वर्ड का ही अर्थ है डबल लाइफ या दो जगहों पर रहने वाले जीव इसमें आते हैं। इसको सबसे पहले जी किंग्सले नोबेल ने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, और ये 1924 में इन्होंने बताया था कि ऐसे जीव हैं जिनके अग्रपाद व पश्चपाद, फॉलिंग और हिंडिंग में 4 उंगलियां अग्रपाद में और 5 उंगलियां पश्चपाद में पाई जाती है। साथ ही इन जीवों में रिप्रोडक्शन या प्रजनन करने के लिए वोटर की आवश्यकता होती है। जल के बिना इनमें प्रजनन संभव ही नहीं हो सकता। और साथ ही हम बात करें इनके जो अंडे
या एग हैं उनमें जिलेटिन का आवरण होता है। इनके अंडे इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, पारदर्शी, और उसमें ब्लैक कलर के डॉटेड में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो जिलेटिन लाइक इनके जो कवरिंग किए हुए अंडे थे उनके लिए जल की आवश्यकता होती है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जी किंग्सले नोबेल ने हमें बताया। आइए हम इसको हमारी जो पीपीटी की स्लाइड है उसके बारे में आपको बताएं। इंट्रोडक्शन में बता रखा है हमारे इसमें कि ये सबसे बड़ी बात है, ये फाइलोजेनिक हिस्ट्री को बताते हैं। फाइलोजेनिक हिस्ट्री या जातिवर्तीय इतिहास क्या होता है? जातिवर्तीय इतिहास या फाइलोजेनिक हिस्ट्री वो है जो हमारे पूर्वज कौन थे उनके बारे में बताता है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताता है, कौन सा जीव आया होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.5 करोड़ अरब वर्ष पूर्व हुई है ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहला जीव कौन आया? ठीक है। और हम तो रह रहे हैं 21वीं सदी में, तो उससे पहले की दुनिया क्या थी, तो उसको जानने के लिए हमने इनके बारे में जाना। साथ ही हम और देखें इसमें ये अपने आप को दोनों वातावरण में अडेप्टिव कर सकते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जहां जल की मात्रा पाई जाए और स्थलीय आवास जो है वहां का पर्यावरण इनके अनुरूप हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर फीचर्स। ठीक है। सामान्य लक्षण, उभयचर जो जंतु हैं उनकी क्या बेसिक कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले बात करें इनकी उत्पत्ति का। तो हम जब किसी भी जीव या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसका हम समय ज्ञात करते हैं, और समय ज्ञात करने के लिए हमारे पास जीव भूवैज्ञानिक समय सारणी है कि कौन सा जीव कितने सालों पूर्व आया होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि इसका गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस फीबिया माने तो ये हमारा है कार्बोनिफेरस। जो हमारा टाइम है एम्फीबियंस कब आए, तो कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसमें सबसे पहले हमारे पास जो एम्फीबियन आए जिसको हमने कहा अर्लीस्ट टेट्राफोड एम्फीबियंस, ये वे उभयचर थे जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, इसलिए हम इसे स्टेम एम्फीबियंस के नाम से भी जाना जाता है। आद्यतम उभयचर हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो देखना है हमें कार्बोनिफेरस। एक बार बता दें आपको कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा करता है आपको, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बोनिफेरस पीरियड इसका जो है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एनिमल है कॉलपेटेड एनिमल है। पोइकिलोथर्म,
रक्तधारी जंतु अनियततापी। नाम से स्पष्ट हो रहा है अनियततापी और शीत रुधिरधारी ऐसे जंतु जिसका बॉडी टेम्परेचर क्या शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, और वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऐसे जंतुओं के दो ग्रुप बांटे हैं हमने, एक है ग्रीष्म रक्तधारी जंतु और एक है शीत रक्तधारी जंतु, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। तो हम जो बात कर रहे हैं हमारे जो एम्फीबियंस हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब इनका वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है जो शरीर का तापमान है। अब देख रहे हैं अनियततापी पोइकिलोथर्मल तापमान नियमित नहीं रहता। अब इसके लिए यहां पर दो वर्ड यूज किए गए हैं, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। ऐसे एनिमल्स नहीं तो ज्यादा गर्मी में रह सकते हैं और ना ही ज्यादा सर्दी में रह सकते हैं। ज्यादा गर्मी हुई तो अपने बॉडी के तापमान के लिए ये जमीन के अंदर चले जाएंगे, और ज्यादा सर्दी हुई तो ये क्या करेंगे, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए गुफा में चले जाएंगे। तो ये जो अनियततापी है उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्फीबियंस का, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो चर्चा कर रखा है हमारी पीपीटी की स्लाइड है उस पर, एम्फीबिया जो एनिमल्स है उनका जो बॉडी है हम की पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको कभी एग्जाम में एनिमल्स के डायग्राम ड्रॉ करने हो तो आप किस तरह से बनाते हैं, तो आपको सिखाते हैं, साथ में सीखते भी जाइएगा और किस तरह उनका प्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए हमने एक एंगल लिया है और इस एंगल के अकॉर्डिंग हमको एक फ्रॉग बनाना है। ये फ्रॉग बनी है। अब हमें क्या देखना है, बॉडी, ये शारीरिक संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका शरीर जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप हेड, फीट, ट्रंक, धड़ और जो इसकी टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। एम्फीबियंस को हम आगे चर्चा करेंगे कि हमने किन किन ऑर्डर्स में बांटा है और कौन से एनिमल्स में टेल की प्रेजेंस है और किन एनिमल में टेल की एब्सेंस है। तो जो इनका शरीर जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, हेड, ट्रंक और टेल में। तो आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छी बात है, इनमें नेक रीजन स्वाभाविक रूप से एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। इनमें गर्दन नहीं या ग्रीवा क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उस पर देखते हैं। हमारी जो स्किन है मॉइस्ट, स्मूथ और स्केललेस होती है। ठीक है, तो इसकी स्किन की हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग,
तो स्मूथ, moist and skinless। इनके अंदर हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार की जो त्वचा है उनमें कोई किसी प्रकार का स्केल्स नहीं पाया जाता। ये एक अडेप्टेशन से जो स्थल और आग की जलीय, ठीक है, दोनों पर रहने वाले जंतु का, ठीक है, चिकनी होती है जिसके कारण ये पानी में आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। इसकी इन विशेषताओं के कारण इनके अंदर कुछ क्रोमेटोफोर या पिगमेंट सेल्स पाई जाती है जो आपका क्रमाकुंचन प्रकार का संकुचन और शिथिलन, इस प्रकार का जो सेल्स हैं वो कलर पिगमेंट के लिए होती है, जिसे हम क्रोमेटोफोर सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, और जिसके कारण ये कलरिंग चेंज करते हैं। आप देखेंगे डिफरेंट फ्लूरोसेंट कलर के हमको देखने को मिल सकते हैं, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, इस प्रकार के हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इनमें जो लिम्स है वो टू पेयर्स होते हैं। टू पेयर्स लिम्ब की बात कर रहे हैं हम, तो जो फोर लिम्ब है और हिंड लिम्ब है, ये जो हमारे फोर लिम्स हैं उनमें जो हमारी फिंगर्स हम इसमें देखें तो वो नंबर ऑफ 4 ही होती है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर्स है। और हिंड लिम्स की बात करें तो वो 5 होती है। इनके पूर्वज की बात करें जो पृथ्वी पर स्टेम एम्फीबियंस आए हैं उनमें संख्या 5 थी, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब है। पर जैसे जैसे इनके जाति वर्धित या फाइलोजेनिक वृक्ष को देखें, जैसी जैसी इनकी जातियां बढ़ती गई, आगे चलता गया, तो अग्रभाग की जो उंगलियां थी वो 5 से घटकर 4 की ओर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इनकी जो आहार नाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देखें, एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होती है और वेल डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनमें रेस्पिरेशन, गिल, स्किन एंड लंग्स और बकोफेरिंजियल कैविटी के माध्यम से होता है। जीने के लिए हमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की आवश्यकता होती है। जो लिविंग होता है उसमें बेसिकली हमें 6 जो लक्षण हैं, जिन सजीव के अंदर जो 6 लक्षण पाए जाते हैं उनमें से एक जो लक्षण है वो विशेष महत्वपूर्ण रखता है, वो होता है श्वसन। और श्वसन के बिना जीव संभव नहीं है, उनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा रेस्पिरेशन है, गिल्स के माध्यम से भी संभव है, लंग्स के भी माध्यम से संभव है। आप सोचेंगे किस प्रकार से, क्योंकि नाम से स्पष्ट था कि एम्फीबिया डबल लाइफ जीने वाले जंतु। अब आप देख सकते हैं ये तो जल में और ये थल पर। जो जल में जब इन्हें जरूरत पड़ती है जल में जाने की तो गिल के माध्यम से, और जब थल पर आते हैं तो लंग्स के माध्यम से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। साथ ही इसमें एक अच्छा कैरेक्टर्स है, जब कुछ मडी वाटर या कीचड़ में रहते हैं तब ये अपनी स्किन या त्वचा के माध्यम से भी अपना रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। फाइलोजेनी या जाति वर्धिता को देखें तो एम्फीबियंस के जो हृदय होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है। इस प्रकार का जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर,
जो हृदय कक्ष है, त्रिवेशमी के नाम से जो हृदय है या इसका जो परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए जो डेवलपिंग हुआ, उसमें 2 आलिंग और 1 निगल, 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी बाइकॉन्वेक्स, लाल रक्त जो कणिका है वो उभयतल है। बात करें हम कि जो इनका ब्लड की बात करें तो इनका जो आरबीसी है या लाल रक्त कणिका है वो केंद्रक युक्त उभयतल है और गोलाकार एवं अंडाकार रूप में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सटर्नल ईयर एब्सेंस। हम देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, इनमें इंटरनल ईयर पाया जाता है, जिसके कारण से ये वॉल्यूम को सुनते हैं और उसका आगे प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास आईलिड जो होती है, इसमें आंखों के ऊपर नेत्र पलक पाई जाती है। जब ये स्थल पर होते हैं तब ये आंखों की जो पलकें होती हैं, जो आईलिड्स हैं, उसे ऊपर करते हैं और जब ये जल में जाते हैं तो उससे ढक लेते हैं, जिसके कारण इनकी आंखों के अंदर पानी नहीं जाता। लिंग जो इसमें है, नर व मादा दोनों ही अलग होते हैं। हम देखें बेसिकली हम इसकी बात करें तो नर और जो मादा है, नर आकार में छोटे हैं और मादा आकार में बड़ी होती है। तो इस प्रकार के जानवर को हम यूनिसेक्सुअल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे और चर्चा करें हम इस पे। तो इसकी माउथ को हम देखें तो माउथ इसका साइज में बड़ा होता है और उसमें जो दांत हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसके जो दांत हैं एम्फीबियंस में अधिकतर जो दांत या टीथ का जो प्रकार है वो प्लूरोडोंट प्रकार का है। प्लूरोडोंट या पार्श्वदंत, ये हमारा जो है और जो के इस तरफ टीथ का ऑरिजिन होता है, तो इसे हम प्लूरोडोंट कहते हैं। साथ ही इसे समदंती, होमोडोंट, सभी दांत समान आकार के होने के कारण इसे हम होमोडोंट भी कहते हैं। और जीवन पर्यंत में एक से अधिक बार टीथ की उत्पत्ति होती है तो उसे हम पॉलीफायोडोंट या बहुबार दंती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट पर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाह्य रूप में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं। जीने के लिए हमने लिविंग कैरेक्टर्स की बात की थी, तो उसमें से हमारा एक रिप्रोडक्शन भी उसका है कि अपने समान दूसरे बच्चे को जन्म दें। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। और ये किसी वाटर बॉडी के अंदर एक रिंग गुब्बारों की तरह करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मेनी, संख्या में बहुत सारे एग को, तो जो इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है? शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन है वो इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एक्सक्रीशन, बहुत अच्छी बात है। एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन की बात करें वो मीजोनेफ्रिक,
प्रकार का होता है। अब आप देखेंगे मेसोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक क्या चीजें हैं। तो जो उत्सर्जन का प्रकार है, जिस प्रकार से रक्त को क्षनित किया जाता है, शरीर में आए विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाला जाता है, तो वो किसके माध्यम से, तो नेफ्रिडिया किडनी में पाई जाने वाली जो हमारी यूनिट है नेफ्रॉन्स, वो सभी एनिमल्स में पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इनके अंदर उसे मेसोनेफ्रिक्स बोलते हैं और हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ऊपरी भाग से हो तो उसे प्रोनेफ्रिक, मध्यस्थ भाग से हो तो उसे मेसोनेफ्रिक और इस पार्ट से हो तो उसे मेटानेफ्रिक के नाम से जाना जाता है। मेसोनेफ्रिक में क्या उत्सर्जित किया जाता है, तो यूरिया होने के कारण ये जो एनिमल्स हैं वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यह कहां पर है, जब यह स्थल पर है इसलिए यूरियोटैलिक मेसोनेफ्रिक का उत्सर्जन करने का प्रकार है। पर आप कहेंगे कि ये तो स्थल पर था तो यूरिया का उत्सर्जन किया है, पर ये पानी में जाएगा तो क्या करेगा, तो इसकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, आगे इसके डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। जो इसका लार्वा स्टेज होता है उसके लिए वाटर बॉडी की आवश्यकता होती है, तो उस समय ये अमीनोटैलिक होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये इसका एक्सक्रीशंस का एक टाइप है। नेक्स्ट सबसे आईएमपी जो चर्चा हो रही है वो इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट, परिवर्तन को हम देखें तो ये इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से है डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके लिए हम एक छोटी सी लाइफ साइकिल को देखना चाहते हैं। जब फ्रॉग ने अंडे दिए या एगलिंग की, ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष क्या है, परिवर्तन किस प्रकार से हुआ,
तब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पर लार्वा है, और इस लार्वा को हम टेडपोल लार्वा के नाम से जाना जाता है। टेडपोल लार्वा वो लार्वा होता है जो छोटे छोटे डॉट्स, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ही दिखते हैं। पीछे एक टेल होती है जो इसके मूवेबल के लिए होती है, और ये सारी जो स्टेजेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चलने वाली स्टेज, ये सारी के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो है वाटर। यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के ये संभव नहीं। और यहाँ पर एक और अच्छी बात बता दें आपको कि पानी में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। बिना आयोडीन की मात्रा होने पर ये अवस्था इस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना है आगे उसके बारे में बताते हैं आपको। इस प्रकार से जब ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप में आते हैं तो थोड़े से वेरिएशन आते हैं इनमें, और आगे थर्ड स्टेज में जब आता है तो पूंछ लंबी हो जाती है, फॉर लिप विकसित हो जाते हैं, पर हिंड लिप विकसित नहीं होते। जब आयोडीन की मात्रा इनके मस्तिष्क पर पड़ती है तो इनके हार्मोन्स के प्रभाव को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण इसकी टेल जो पूंछ है वो रिड्यूस हो जाती है, और कुछ समय पश्चात ये किसमें एडल्ट के रूप में या वयस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आई है इसलिए। तो एक तो ये बात कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। ये जो प्रक्रिया है वो हो क्या रही है, तो ये कायांतरण हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। और यहां पर एक और अवस्था बता दें आपको, नियोटीन, जिसको हम हिंदी में चीर भ्रूणता के नाम से जाना जाता है। ये अवस्था क्या है, ये अवस्था वो अवस्था है जब टेडपोल लार्वा या मेंढक के या एम्फीबियंस के लार्वा जब पानी में होते हैं और वो इस अवस्था से इस अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उस प्रकार की अवस्था में क्या होता है कि ये अवस्था जब साइज में या आकार में छोटी होती है और कुछ समय पश्चात परिवर्तित ना होकर आकार में बड़ी हो जाती है, तो जो बड़ी होने वाली जो अवस्था है उसे हम नियोटीनी के नाम से जाना जाता है। आकार में बड़ी हो रही है पर इसमें जननांग विकसित नहीं हो रहे हैं, किंतु जब जननांग विकसित हो जाए तो इस अवस्था को हम पेडियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो टॉपिक है या जो ये नियोटिनी और पेडियोजेनेसिस है, ये मास्टर डिग्री के लिए भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, एमएससी में। तो ये जो अवस्था थी हमने डेवलपमेंट की और देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर की बात करें हम तो पेरेंटल केयर के अंदर जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारी बचपन से लेकर जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक हमारी केयरिंग करते हैं, उसी प्रकार इनके भी माता पिता एक समय तक इनकी केयरिंग करते हैं, उसे हम पेरेंटल केयर कहते हैं। और ये एम्फीबियंस का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। इस प्रकार से हमने आज जितने भी जो कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा की वो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया के अंदर हमको देखना है और उसके बारे में बताना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है उभयचर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हाल फिलहाल जो हमारे पूरे विश्व में जो जातियां हैं वो 6771 जातियां हैं और हमारे इंडिया में जो है वो 342 स्पीसीज हमारे इंडिया में है। ये रिपोर्ट जो है 2014 के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दी गई है। आज की समय में बहुत सारी जातियों आपकी एंजेंडेड हो गई है जिसको हमें कंजर्वेशन करना है। नेक्स्ट हमें जो चर्चा करनी है वो हम बात कर रहे हैं इसकी फ्लो चार्ट के ऊपर। एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन हम देखें तो इसको हमने दो भागों में बांटा है।
ये क्लास है हमारी और ये हमारी सब क्लास है। सबसे पहले हमारे पास है स्टेगोसिफेरिया, जो कि हमारे पास पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है। और दूसरी हमारे पास है लिस एम्फीबिया, जो कि क्या है, लिविंग है। पूरी तरह से हमारे पास जो जीवित है वो कौन सी है, लिविंग है। पहले हम चर्चा कर रहे हैं स्टेगोसिफेरिया के बारे में। ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इसके 3 ऑर्डर हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर है हमारे पास वो है लेबिरेंथोडेंशिया, सेकेंड हमारे पास है फिलोस्पोंडाइली और थर्ड है लेबेंडोस्पोंडाइली। जो फर्स्ट हमारा है लेबिरेंथोडेंशिया, उसका एक एग्जांपल है इरियोप्स। इलियोप्स इस प्रकार के जो सबसे पहले आने वाले स्टेम एम्फीबियंस थे वो इस सब क्लास के अंतर्गत आए हैं, जो कि आज के समय में पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो लिस एम्फीबिया, जो कि सारे लिविंग है, उनके बारे में हमें देखना है। लिस एम्फीबिया को हमने 3 भागों में बांटा। इसके 3 ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है हमारा जिम्नोफियोना, जिसका दूसरा नाम एपोडा। सेकेंड हमारा ब्यूरोडेला या कॉर्डेला। और थर्ड हमारा है साइलेंशिया या एन्यूला। इन तीनों ऑर्डर के हमें बारे में पढ़ना है और इन तीनों में आने वाले जो जंतु उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिम्नोफियोना या एपोडा। ये नाम से स्पष्ट है, एपोडा मतलब बिना पैर वाले। ऐसे एम्फीबियंस जो बिना पैर वाले थे, ठीक है, इनमें कोई किसी प्रकार का पेट विकसित नहीं हुआ। ये इनका शरीर देखें तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं इक्थियोफिस का, जो दिखने में इस प्रकार से दिखाई देती है।
इसका दूसरा नाम ब्लाइंड बम्स, अंधकृमि के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप की सदृश दिखाई देने वाली पर वैसी नहीं है। इसके शरीर को देखिए, पूरा शरीर चिकना बिलकारी है, ठीक है। साथ ही इस प्रकार का है, ये इस प्रकार से अपने अंडों को कॉइलिंग करके रखती है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑर्डर है इस एम्फीबिया का, जिम्नोफियोना या एपोडा, उसमें इस प्रकार के जंतु हमारे पास आते हैं। ये मड एवं कीचड़ में पाए जाते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जितने भी एम्फीबियंस हैं वो सारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर में एक भी एम्फीबियंस नहीं पाया जाता। तो ये जितने भी एम्फीबियंस के बारे में हम देख रहे हैं ये सारे कहां स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर है हमारे पास यूरोडेला या कोडेटा। यूरोडेला जो वर्ड है उसका मतलब होता है छिपकली सदृश या टेल्ड एम्फीबियंस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम कहेंगे जो छिपकली के समान दिखाई दे। ये एग्जांपल है सैलामिना का। इसमें हिंडिन और फोल्डिन दोनों ही पाए जाते हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है और सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड सैलामिना में देखा गया है, कम से कम 36 मंथ का। 36 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड है वो आपके सैलामिना में देखा गया है। और उसमें इस प्रकार के एनिमल्स आते हैं। साथ ही इसमें नियोटिनी पेरियोजेनेसिस वाली अवस्था में आती है, जैसे एक्सोलॉटल लार्वा, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इनमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, नर में जो सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं वो इनमें बाह्य रूप से पाए जाते हैं, पर इनमें कॉपुलेटरी जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से एब्सेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका यूरोडेला के अंदर आते हैं। और सबसे अंतिम जो है आपका एन्यूरा, टेललेस एम्फीबिया। इसमें आने वाले आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है राना टेग्रीना का। इसको इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, लोकल नेम। साथ ही हम बात करें हाइडा की। ये आपका हाइला है जिसको हम देख सकते हैं इस प्रकार का। इसका जो कलरेशन होता है
आप फॉरलिंब और हिंडलिंब पे भी फोकस कर सकते हैं कि आगे वाले जो फॉरलिंब इसमें फोर इसकी जो फिंगर्स है पीछे वाले में 5 है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रेकोफोरस एग्जांपल है, ब्यूफो है जिसको हम फ्लाइंग फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, रेकोफोरस को हम फ्लाइंग फ्रॉग्स भी कहते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और लाइट वेट होते हैं, जिसके कारण से एक स्थान पे दूसरे स्थान पर आसानी से जंपिंग कर सकते हैं। कूदने कूदने वाले एम्फीबियंस हैं जिसको आपने अच्छी तरीके से देख लिया, और हमें जो एग्जाम में बताना है मैं इन तीनों के बारे में बताना है, जिम्नोफिया एपोडा, यूरोपोडा और उसका दूसरा नाम है कॉर्डेटा, और सैलेंशिया या एंडोरा। तो ये हमारा पूरा जो था वो बेस्ट है उभयचर का क्लासिफिकेशन, कहां तक, ऑर्डर तक हमें जो पढ़ना है वहां तक, ठीक है। जिम्नोफिया के बारे में हम जो देख रहे थे उसकी जो पिक्चर्स हैं हम पीपीटी पर देख सकते हैं, ये कैसा दिखता है देखिए। ये जिम्नोफिया है, सांप सदृश दिखाई देने वाला, एग्जांपल दे रखा है इक्थियोफिस, विदाउट पैर वाला है। सैलामेंडर डिफरेंट कलर्स की है, टाइगर सैलामेंडर, टाइगर जैसा कलर होने के कारण इसे टाइगर सैलामेंडर कहा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इसके ऊपर। और राना टेग्रिना इंडियन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में हम बात करेंगे कि हमारी जो फाइलोजेनिक स्टडी थी वो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके पता लगाने के लिए, साथ ही एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हुई है या अडेप्टेशन है उन अडेप्टेशन के पता लगाने के लिए हमको क्या क्या जानकारी रखनी है वो इससे हमें पता चल सकता है, और इनसे हमें क्या दैनिक जीवन में उपयोगी है। जैसे ये हमारे भोजन के रूप में भी उपयोगी है, वैज्ञानिक के रूप में है, हमारी जो मेडिकल है औषधि के रूप में हमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। अफ्रीका के कुछ लोग ब्लू फ्रॉग सबसे विश्व का सबसे जहरीला फ्रॉग है जो कम से कम उसकी एक बूंद से कम 100 लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो वो इसका जो सलाइवा है उसकी स्किन से सलाइवा अपने तीर पर लेते हैं और भोजन के रूप में या फिर किसी दूसरे शिकारी के रूप में वो इसका प्रयोग किए जाते हैं। और इसी के साथ अमेज़न के जंगल में बहुत सारे ऐसे फ्रॉग्स हैं जो कि पॉइजनस हैं, ठीक है। और लास्ट हम देख रहे हैं रेफरेंसेस, इसमें कौन कौन सी बुक से हमने इसको लिया है और कौन सा इसका पब्लिकेशन से। कॉर्डेट फर्स्ट हमारा जो है कॉर्डेटा एस.के. शर्मा एंड पी.के. गोयल सीबीएच पब्लिकेशन से है, और सेकंड बुक हमारी जो है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट्स, इसके जो लेखक है आर.एल. कॉटपाल रस्तोगी पब्लिकेशन से। नेक्स्ट हमारा कॉर्डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हमारा इसके जो लेखक है वो है पारी भटनागर एंड रावत अलका पब्लिकेशन। थैंक यू।